Hello everyone, welcome to my YouTube channel AI Sciences। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इस सॉलिड स्टेट में हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट। पहले हम ये समझेंगे कि सॉलिड्स होते क्या हैं। Substances which are characterized by definite shape, volume, rigidity, high density और low compressibility। वो substances जिनकी definite shape है, definite volume है, rigidity है, high density है और low compressibility है, उन्हें हम उन substances को हम कहेंगे solids। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो constant particles इन केस ऑफ सॉलिड्स, चाहे वो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो सब जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स से। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। किस केस में? सॉलिड के केस में। इस तरह से इसकी वजह से इनकी डेफिनेट शेप बनती है, डेफिनेट वॉल्यूम और रिजिडिटी होती है और हाई डेंसिटी भी इसी चीज़ की वजह से, और लो कंप्रेसिबिलिटी भी। लो कंप्रेसिबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि द स्पेस बिटवीन या इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो कम है एज कंपेयर टू इन केस ऑफ सॉलिड्स, इसीलिए ये कंप्रेसिबल भी नहीं होंगे। ठीक है। अब सवाल आता है कि क्यों कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉलिड्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो लिक्विड्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं गैसियस स्टेट में हैं। दो फैक्टर्स जो हैं गवर्न करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है सॉलिड होगा, कौन सा सब्सटेंस जो है लिक्विड होगा और कौन सा सब्सटेंस जो है गैसियस होगा। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दो फैक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक फैक्टर है हमारा कि थर्मल एनर्जी ऑफ द थर्मल एनर्जी का क्या फैक्टर है? थर्मल एनर्जी है वो एनर्जी जो के पोजेस कर रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। अगर थर्मल एनर्जी, और दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारा? दूसरा फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो भी। अगर थर्मल एनर्जी जो है ज़्यादा है इंटर पार्टिकल फोर्स से, तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स को आपस में रहने नहीं देगी। कांस्टेंट पार्टिकल जो है एक दूसरे से ज़्यादा दूर से चले जाएंगे। ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट में, वो वाला सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा, वो लिक्विड में चले जाएगा। अगर थर्मल एनर्जी और ज़्यादा है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो वो गैसियस फेज में चले जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर थर्मल एनर्जी जो है कम है, किसके कंपैरिजन में? अगर थर्मल एनर्जी कम है जो है वो कम है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी? कांस्टेंट एटम्स को एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाने नहीं देगी। और ये केस कब बनेगा? ये किस स्टेट में ऐसा होता है? जब स्टेट कौन सी? वो सब्सटेंस किस स्टेट में आ जाएगा फिर? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, समझ आई?
तो अब इससे नीचे चलते हैं। द कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, molecules or ions are closely packed and held together by strong interparticle forces। ये किस केस में होता है? सॉलिड स्टेट के केस पे। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स तो कितने किस्म के सॉलिड्स हैं हमारे पास? एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी, एमॉर्फस सॉलिड्स भी, इस तरीके से कि दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी हमें समझ आ जाएं। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं हम। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? दीज सॉलिड्स हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में होगा जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो हमारे एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट स्पेस में क्या होगी? एक डेफिनेट रेगुलर पैटर्न पे होगी, वेल मैनर्ड फैशन में होगी। किस केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में। लेकिन इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स, तो वो जो अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन 3 डायमेंशनल स्पेस या इन स्पेस में, वो जो है एक रेगुलर पैटर्न पे नहीं होगी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम इसलिए क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द ट्रू सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड्स को क्या बोलते हैं हम? सुपर कूल्ड लिक्विड्स या सीडो सॉलिड्स। थर्ड पॉइंट क्या है? दीज हैव लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये किस केस की बात हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है? लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है कि ये एक पार्टिकल है सॉलिड का, ये दूसरा है, एक डेफिनेट पैटर्न है, ये फिर सेम पहले वाले की तरह, ये नेक्स्ट, ये फिर पहले वाले की तरह, ये नेक्स्ट, ये फिर पहले वाले। जैसे NaCl की यहाँ अगर हम बात करें, ये जो है Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, वैसे ही ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है और ये Cl है ना? एक डेफिनेट पैटर्न, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, NaCl NaCl NaCl। अगर हमें इस ऑर्डर, यहाँ तक के ऑर्डर का अगर हम पता है हमारे पास कि NaCl है, फिर NaCl है, फिर NaCl है, तो हम आगे वाले ऑर्डर के बारे में भी बता सकते हैं। किस केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में। इसीलिए इनमें क्या होता है? लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स इसमें क्या होता है? शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं हम? एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर का क्या मतलब है? एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन, अगर हम सॉलिड के इस डायरेक्शन में जाएं तो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इस डायरेक्शन में जाएं सॉलिड क्रिस्टल के तो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। डिफरेंट होंगी। किस केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अगर हम इधर के लिए जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कुछ मैग्नीट्यूड कुछ होगा, इस वाले डायरेक्शन में जाएं तो कुछ होगा और इस डायरेक्शन में जाएं तो कुछ होगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स या एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। हाउएवर, अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो इनको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर का क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इन एवरी डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जाएं वो भी सेम होगी, इस डायरेक्शन में जाएं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम, और इस डायरेक्शन में जाएं तो वो भी मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा। इसीलिए आइसोट्रॉपिक, आइसो मीन्स सेम, ये है। एंड यहाँ से एक आई थिंक एक
छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, या बेसिक लेवल के जो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि कौन से सॉलिड्स जो हैं, किन सॉलिड्स, कौन सी सॉलिड्स की नेचर जो है एनाइसोट्रॉपिक होती है और किन सॉलिड्स की नेचर जो है आइसोट्रॉपिक होती है। तो वहाँ पे टिक करना पूछेगा आइसोट्रॉपिक्स कौन से होंगे, तो क्रिस्टलाइन दिया होगा और अमॉर्फस सॉलिड्स दिए हुए होंगे। ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये किस केस की बात हो रही है? द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि सॉरी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब है कि जिस टेम्परेचर पे जब हम मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड मेल्ट करेगा 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जब ये टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो सारे का सारा सॉलिड जो है वो एक ही टाइम पे मेल्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ही ये वाला टेम्परेचर 96 अचीव होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। लेकिन लास्ट जो है वो कंप्लीट मेल्ट कब होंगे? जब 99 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर अचीव करेंगे। तो है ना, ये है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं, शार्प नहीं है कि 96 पे ही मेल्ट होगा तो सारे का सारा सब्सटेंस 96 पे मेल्ट होगा, या 99 पे होगा तो सारे का सारा सब्सटेंस 99 पे होगा। ऐसा नहीं है। किस केस में? अमॉर्फस सॉलिड के केस में। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जो है ऐसा ही है कि वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें, दे अंडरगो क्लियर क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ और अदर कटिंग मटेरियल या अदर और समथिंग एल्स। मीन्स कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लें और नाइफ से इस जगह पे प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा कि ये जो है कटेगा। कैसे कटेगा? तो क्लीवेज क्या होगी? ये अगर हम क्रिस्टल ले रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो इस पे ये इसकी क्लीवेज कैसी होगी? इसकी क्लीवेज कैसे होगी? बिल्कुल शार्प क्लीवेज, बिल्कुल ऐसे कटेगा। ठीक है, ये नाइफ से हमने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया था, शार्प क्लीवेज होगी। किस केस में? क्रिस्टलाइन के केस में। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो उस केस में जो है क्लीन क्लीवेज नहीं देगा। अगर अमॉर्फस सॉलिड्स का ये क्रिस्टल है हमारे पास और यहाँ पे हम नाइफ से प्रेशर अप्लाई करें या किसी और कटिंग मटेरियल से, तो वो जो है क्लीन क्लीवेज के बजाय हमें इर्रेगुलर क्लीवेज मिलेगी। यह है इर्रेगुलर क्लीवेज मिलेगी। किस केस में? अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में। तो ये हमने पढ़ लिया सॉलिड्स क्या होते हैं। सब्सटेंसेस जिनकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिडिटी हो। ठीक है, और उनमें मेन चीज़ क्या होती है कि इंटर पार्टिकल जो डिफरेंस है, इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। मीन्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट की केस में जो है, सॉलिड स्टेट के केस में क्या होता है कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। उनके बीच की स्पेस जो है बहुत कम होती है। और टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में क्या पढ़ा हमने? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होंगे? जिनमें अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होगा इन स्पेस किस मैनर में होगा? एक वेल
डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केस में वो इरेगुलर पैटर्न पे, वेल डिफाइंड पैटर्न पे नहीं होंगे। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड या सीडो सॉलिड्स। और इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसमें शॉर्ट ऑर्डर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और जो मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका? एमॉर्फस सॉलिड्स का, तो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडरगोज क्लियर क्लीवेज विद नाइफ, और ये अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज। ये हमारा टॉपिक था आज का, सॉलिड्स और टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इस यूनिट में हम टोटल यूनिट पढ़ेंगे ये फ्रॉम बेसिक से लेके, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम से लेके CSIR, नेट, गेट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री का, उस लेवल तक जो है हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और लाइक करो। ओके, थैंक्स।